नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। बेसिकली आज का जो सीरीज है ये सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन का क्लास है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके प्रश्न जो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर सप्ताह भर के देखे हैं उनका रिवीजन कर लें और आने वाली परीक्षाओं में हम 100% सही आंसर का जवाब दे पाएं। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां 4 लाइन सुंदर से दी गई है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं कई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी पूरा किताब बाकी है। मतलब असफलताओं से आपको घबराना नहीं है, असफलताओं से सीख लेना है और सफलता तक जाना है। इसी क्रम में आप निश्चित रूप से निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये रिवीजन क्लास। देखिए पहला है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 अक्टूबर को एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अक्टूबर माह के अगर महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जरूर याद रखना है 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, साथ ही साथ विश्व वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की तो आपको याद रखना है गांधी जयंती के रूप में और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले यही 8 अक्टूबर की तो आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले यही 5 अक्टूबर की तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले यहां 11 अक्टूबर की तो आपको ध्यान रखना है 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसी क्रम में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में 16 अक्टूबर की तो इसे जरूर आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर को आपको याद रखना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर हम देखें 24 अक्टूबर के बारे में तो आपको याद रखना है यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। और अगला जो लास्ट इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। ये कुछ अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप एक से ज्यादा बार अगर इसका रिवीजन करेंगे यकीन मानिए आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में दूसरा देखें, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन है? तो यहां देखिए ये पहला जो है दुनिया का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह यूएसए का है। कहां का है? यूएसए का है। और दूसरे स्थान पे सऊदी अरब का है और तीसरे स्थान पे जापान का है। साथ ही साथ यहां 2 प्रश्न आप भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखें। आपसे पूछा जाता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। अगर यही बात किया जाए आपसे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का किसे के रूप में चुना गया है तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। और एक प्रश्न याद रखें भारत में कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी प्रश्न ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है या कौन सा हवाई अड्डा है जो कार्बन न्यूट्रल है? तो लेह में स्थित जो हवाई अड्डा है यह कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में पहला है। ये सारे प्रश्न आपके सफलता में कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगला हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश के धर्मशाला बाजार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुरु नानक देव रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? गुरु नानक देव रखा गया है। अब यहीं से आपको याद रखना है सिख धर्म की स्थापना या सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में अयोध्या
कैंट, अयोध्या कैंट में चौक का नाम भी बदल के क्या किया गया है, तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर चौक के नाम से चौक का निर्माण कहां किया गया है, यह नाम परिवर्तित करके कहां किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के, जो कि पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसे लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, तो आपको जरूर यहां ध्यान रखना है कि जो अयोध्या कैंट है इसी से संबंधित है चौक, और उस चौक का नाम जो कि पहले फैजाबाद से संबंधित होता था उसी का नाम हम लता मंगेशकर रखा गया है। अगर बात करें लता दीनानाथ, लता दीनानाथ, लता दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला किसे प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है, तो एलन मस्क ने किया है, और इनकी कंपनी क्या है, टेस्ला जो है इनकी कंपनी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है स्पेस एक्स, कौन सा मित्रों, स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है, और तमाम सारी कंपनियां हैं जो कि एलन मस्क की हैं। अगर बात करें कि विश्व का नंबर 1 या विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क है, और पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एलन मस्क, कौन है, एलन मस्क को चुना गया है। और अगर बात से आपसे पूछा जाए कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है आलिया भट्ट जो है वो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, तो यहां देखिए जो हमारा सही विकल्प होगा UNEP है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है मित्रों, तो इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और इसका गठन जो है 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम, कहां दोस्तों, स्टॉकहोम में किया गया था, और इसी के आधार पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, यहीं पे यूनेप का मुख्यालय स्थित है। और 2022 के जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम क्या है, ओनली ऑन अर्थ जो है इसका थीम है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, यह पहला स्थान है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और कौन सा क्रम था, तीसरा था दोस्तों। तो तीसरे में पहले स्थान पे राज्य के रूप में कौन रहा है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरे स्थान पे मित्रों राजस्थान रहा है, और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है। कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। अगर हम बात कर लें, यही हाल ही में यह भी सूचना है आपको याद रखना है, सब्जी उत्पादन में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है, तो मित्रों यहां पर भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर बात कर लें अमृत सरोवर क्रियान्वयन में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहला रहा, तो यहां भी पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट की वीडियो देखें, वहां से आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। आइए इसी क्रम में अगला हम देख लें, फार्म डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बिमल जालान जी के द्वारा लिखा गया है, और ये भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके हैं। तो आपको जरूर याद रखना है बिमल जालान जी के द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है फार्म डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक बिमल जालान के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में के लोगों को जागरूकता प्रसारित करने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं प्रारंभ किया गया, तो यह दिल्ली में है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली ध्वनि
ध्वनि प्रदूषण के लिए या वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारियों से लिए चर्चा में बनी रहती है। और यहां पर जो AIQ इंडेक्स है ये खतरे से बाहर है। इसी को कम करने के लिए दिवाली से पहले यहां जागरूकता अभियान चलाया गया, उसका नाम रखा गया दिए जलाओ पटाखे नहीं। और साथ ही साथ यहां पर नो डस्ट अभियान भी प्रारंभ किया गया था। यह भी मित्रों याद रखना है कि नो डस्ट अभियान किसके द्वारा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए किया गया। साथ ही साथ याद रखना है कि उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो विनय कुमार जी जो है दोस्तों, ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, इनकी सरकार कहां है, तो दिल्ली और पंजाब, दो राज्यों में इनकी सरकार है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस शाकनाशी रसायन का उपयोग कम करने की घोषणा किया गया है, तो यह ग्लाइफोसेट है मित्रों। क्या है, ग्लाइफोसेट है, जो कि किस काम में आता है, यह खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है। और वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा पता चला है दोस्तों कि इससे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या इसके गुण जो हैं ये कैंसर कारक हैं। इसी कारण इसका उपयोग कम करने की घोषणा की गई है, नियंत्रित मात्रा में करने की घोषणा की गई है कृषि मंत्रालय के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, तमाम सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जिन देशों में ग्लाइफोसेट पर बैन है, और इसी क्रम में भारत के द्वारा भी इसके प्रयोग के लिए क्या किया गया है, कम करने की बात कही गई है। अगर बात हो रही है कैंसर की दोस्तों, तो यहां से एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओंकोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। सेल का अनियंत्रित बढ़ना ही क्या कहलाता है, यह कैंसर कहलाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितना मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, उस दौरान भी आपको बताया गया था मित्रों। ऐसे प्रश्न सिर्फ डाटा के लिए होते हैं और एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना होता है। अगर आपके प्रश्न आ रहे हैं और आप विकल्प में आपका डाटा याद आ गया तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इसी क्रम में आप जरूर ऐसे डाटाओं को नोट डाउन किए रहें और इनको बार बार रिवीजन करें। तो इसका जो सही आंसर है 342.33 मिलियन टन जो है यह बागवानी उत्पादन का लक्ष्य देखा गया है। अगला है हमारा प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2014 से प्रारंभ किया गया और 2018 में 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। कहां, सरदार सरोवर डैम पर, केवड़िया गुजरात में। और यह किसे समर्पित है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में भी है। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अगर हम बात करें तो यहां पहला प्रश्न ही पूछा जाता है, रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। और इनकी नीति क्या थी, तो इनकी नीति थी गाजर और छड़ी की नीति। यह भी पूछा गया है कि गाजर और छड़ी की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगर हम बात कर लें, यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों कि समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था। एक प्रश्न याद रखना है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को कब प्रदान की गई या किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो बारदौली। कौन मित्रों, बारदौली सत्याग्रह के दौरान, जो कि 12 जून 1928 ईस्वी में हुआ था। तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात कर लें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है 19
1931 की अधिवेशन जो है, जो कि कराची में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न या भारत के सर्वोच्च सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से 1991 ईस्वी में सम्मानित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया गया, तो यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां स्वास्थ्य से संबंधित या बीमारियों से संबंधित कोई भी आपकी परीक्षा हो तो हाँ जरूर प्रश्न बनता है। और यहां से प्रश्न जो हमारा है, और संस्थान के रूप में भी इंपॉर्टेंट संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, जिसका मुख्यालय मित्रों जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो डॉक्टर टेड्रोस अब्रेसस गन्नानम जो हैं, ये वर्तमान में ये यहाँ के प्रमुख हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर टीबी की, तो आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है, तो उसमें विकल्प दिया रहेगा बीमारी का नाम, और होने वाली बीमारी के जो वाहक हैं उनका बैक्टीरिया दिया रहेगा, साथ ही साथ वायरस दिया रहेगा, और आपका प्लाज्मोडियम दिया रहेगा, इनमें से कोई और दिया रहेगा। तो आपको जरूर याद रखना है टीबी जो है ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है, और आपको याद रखना है बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी शब्द के नाम से जाना जाता है। और जो टीबी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर बात कर लें आपसे कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा दोस्तों 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। आपको इतनी बातें जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन है। गरुड़ सेवन का आयोजन किस किस देश के बीच होना है? तो यह फ्रांस और भारत के बीच होगा। कहां होगा? फ्रांस और भारत के बीच में होना है। और कहां होना है दोस्तों? तो राजस्थान के जोधपुर में होना है। कहां होना है? राजस्थान के जोधपुर में। अब फ्रांस के साथ भारत कुछ अन्य युद्धाभ्यास भी करता है, तो इसी क्रम में हम देख लें गरुड़ जो है दोस्तों ये वायुसेना का है। कैसा है? वायुसेना का है। अब यहां से आपको ध्यान भी रखना है कि गरुड़ हमेशा आसमान में उड़ता है, तो आप रिलेट कर लेंगे कि ये वायुसेना की युद्धाभ्यास है। अगर हम बात करें वरुण की, और एक युद्धाभ्यास है शक्ति। कौन सा दोस्तों? शक्ति। ये दोनों युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। तो ये दोनों जो है ये नौसेना। कौन मित्रों? नौसेना की युद्धाभ्यास कौन है? ये आपके वरुण और शक्ति है। कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रश्न में कि आपको प्रश्न तो आ रहा है, उत्तर आ रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन इस बात से होता है कि यह वायुसेना का है कि नौसेना का है कि थल सेना का है। तो वो सारे कंफ्यूजन ना हो, आप इसको रफली माइंड से नोट डाउन रखेंगे कि गरुड़ जो है वो आसमान में उड़ता है, और ये जो गरुड़ युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस का, तो वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जबकि वरुण और शक्ति जो है ये जल सेना का युद्धाभ्यास है। यकीन है आप समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? अब यह देखिए ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो ये तीसरा संस्करण है, और इसका शुरुआत 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। और इसका आयोजन कहां किया जाना था? तो आपको याद रखना है गुजरात के केवड़िया में। कहां दोस्तों? गुजरात के केवड़िया में किया गया था। और इसका आयोजन कब से कब किया गया है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लेकर मित्रों 31 अक्टूबर तक चलने वाला ये क्या था? ये कार्यक्रम था। और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके उद्घाटन में गए हुए थे। कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है हाल ही में भारत सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का प्रमुख नियुक्त किया है? अब यहां देखिए विकल्प हमारा जो है सही या अमृतानंदमयी देवी हैं। कौन है? अमृतानंदमयी देवी हैं। और ये चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 जो है ये G20 जैसे देशों का समूह जैसा है। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि C20 किसके बराबर है? तो जो G20 देश हैं उन्हीं के समान C20 है, जिसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अमृतानंदमयी देवी को नियुक्त किया गया है। अब यहां G20 की बात हो रही है, तो आपको G20 के जो सम्मेलन 2021 की बात करें तो इसका आयोजन इटली में किया गया था। 2022 की बात कर लें तो इसका आयोजन इंडोनेशिया, कहां मित्रों, इंडोनेशिया में किया गया था। अगर 2023 की बात कर लें तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां से कि जो आपका शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो शेरपा के रूप में यहां पर अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला हम देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में महिलाओं के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना प्रारंभ किया गया है। आपको जरूर याद रखना है कि महिलाओं के अनुकूल पर्यटन की व्यवस्था भारत के किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम जो है मित्रों, ये केरल की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन जी हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यहां पर महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, तो आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है ये केरल में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मित्रों कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसी को साइलेंट वैली या इसी को शांत घाटी, क्या दोस्तों, शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है ये केरल राज्य में है। कहां है दोस्तों, केरल राज्य में है। महिला पुरुष दोनों में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है। एक प्रश्न और याद रखें, सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर भारत के किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहां है, तो केरल राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे कम है। पुनः एक बार देख लीजिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य में महिलाओं के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना प्रारंभ किया गया, तो हमारा केरल राज्य होगा। और यहां पर केरल महिलाओं के अनुकूल पर्यटन की परियोजना बनाने वाला भारत का पहला है। साथ ही साथ आपको यहां याद रखना है पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित किया गया। पश्चिमी घाट का संबंध केरल से है, जिसे साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और भारत का जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो चाहे महिला का हो या पुरुष को हो तो वो केरल में है। और सबसे कम बाल मृत्यु दर कहां है, केरल राज्य में है। और सबसे अधिक कहां है बाल मृत्यु दर, तो वो मध्य प्रदेश में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस देश के द्वारा सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा जीता गया है, तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। अब जैसा कि प्रश्न में ही पता है आपको मित्रों कि ये हॉकी से संबंधित है, तो आपको एक आध और भी खेल याद रखना है। जैसे अगर बात करें आगा खां किस खेल से संबंधित है, आगा खां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि खेल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए खिलाड़ियों को सर्वोच्च खिलाड़ी के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उसी को नाम परिवर्तित करके अब क्या किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा है। आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मिशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां से किया गया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली। कहां से दोस्तों, नई दिल्ली से इसका आयोजन किया गया।
इसी क्रम में आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा चुना गया था, किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ इसी के आधार पर 10% मंत्रिमंडलीय परिषद की भी व्यवस्था की गई थी। और यहां विधानसभा की सीटें कितनी? 70, लोकसभा की कितनी? 7। अगर बात करें 91वां संविधान संशोधन की, तो आपको याद रखना है कि अधिकतम मंत्रिमंडल का विस्तार जो है यह 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह कौन से संविधान संशोधन में? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का पहला पैथोजन डिटेक्शन मशीन कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह जो आंसर हमारा सही होगा, यह लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोजन रिडक्शन मशीन को स्थापित किया गया है और यह एशिया का पहला है। अब यहां से पैथोजन का यहां से समझना है कि रक्त में जो अशुद्धियां हैं उनको पूर्ण रूप से अलग करना इस मशीन की विशेषता है और यह एशिया का पहला होगा, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां रक्त से, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न कि रक्त क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगर बात की जाए रक्त की खोज किसने किया था, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त का खोज किया था। जबकि आपसे पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। अगर बात करें रक्त के जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक है। और रक्त का थक्का ना जमने दे इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो हिपैरिन नामक तत्व जो है ये आवश्यक है। रक्त का निर्माण कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और साथ ही साथ इसके कंटेंट या इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, तो प्लाज्मा, साथ ही साथ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसके मुख्य अवयव होते हैं। प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है? प्लाज्मा 55% होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो हैं वो 45% होते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक स्वस्थ मानव के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, तो अप्रोक्सीमेट या लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। अगला है हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधक समिति का एक विशेष मेजबानी किया गया? यहां ध्यान रखना है यह भारत के द्वारा किया गया। इसे शॉर्ट में बोला जाता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें मेंबर कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जो कि 5 मेंबर अस्थाई होते हैं। कौन? 5 मेंबर अस्थाई होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं ये अस्थाई। कौन? अस्थाई होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होता है। ये किसका भाग है? तो यूएन का ही भाग है। तो आपको चर्चा में बताया गया था कि यूएन के मुख्य भाग कितने हैं? मुख्य 6 भाग हैं दोस्तों। और यहां पर भाषाएं कितनी हैं? तो 6 भाषाएं यूज में होती हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है इनका मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन यूएन का एक भाग है जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है, इसका एक मुख्यालय जो है ये द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? यहां देखिए जो सही होगा ये स्पेन ने जीता है। और पहली बार दोस्तों यहां जरूर ध्यान रखना है, पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया था। और भारत के 3 शहर कहां कहां? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, साथ ही साथ नवी मुंबई में, साथ ही साथ गोवा। आपको याद रखना है 3 स्थलों पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका फाइनल मैच जो है ये नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और कौन कौन देश फाइनल में थे? तो स्पेन विजेता के रूप में, जबकि कोलंबिया, कौन मित्रों? कोलंबिया जो है मित्रों ये उप विजेता के रूप में रहा। आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ यही आप रिकॉल कर लें कि पुरुष अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत में पहली बार कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। अगर हम बात कर ले यही कि विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में। कहां किया जाएगा? दोहा कतर में किया जाएगा। और एशियाई फुटबॉल कप
का भी आयोजन कहां किया जाएगा 2023 में? तो दोहा कतर में किया जाएगा। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। वर्तमान में प्रमुख कौन है? गियानी इन्फेंटेनियो जो हैं ये प्रमुख हैं। आपको याद रखना है कि भारत में जो ये पहली बार महिला का आयोजन हुआ था, महिला अंडर 17 कप का, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस भारतीय राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का शुभारंभ किया गया? यहां गुजरात है और आपको ध्यान रखना है गुजरात के केवड़िया। कहां दोस्तों? गुजरात के केवड़िया में, या आप ऐसा याद रखें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। यहां पर आपको ध्यान रखना है भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया गया। और एक तकनीकी है जिसका नाम है मियावाकी। ये कहां की तकनीकी है? ये जापान की तकनीकी है। यहां पर जंगलों का जो वृद्धि विकास दर देखा गया है वो नॉर्मल जंगलों की तुलना में 10% अधिक या 10 गुना अधिक देखा गया है नॉर्मल तकनीकी के द्वारा। इसी नाते जो भारत में मियावाकी तकनीकी का प्रणाली का उपयोग किया गया है, कहां? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में जंगलों के विकास के लिए। अगर बात करें जापान की तो आपको याद रखना है टोक्यो मित्रों इसकी राजधानी है। और वर्तमान में यहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? फूमियो कसिदो। और हाल ही में चर्चा में रहे हैं कौन? जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। कौन? शिंजो आबे। शिंजो आबे जिनका नारा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया था, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा माचू नदी का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से है और इसी पे बना हुआ था मोराबी पुल जो कि केबल सस्पेंशन ब्रिज था। और हाल ही में यहां पर दुर्घटना हुआ जिसमें अत्यधिक जनहानि हुआ है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि माचू नदी का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। और इसी पे केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था जो कि कौन था? तो आपको याद रखना है मोरबी था। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, कंपनी कौन थी? ओरेवो कंपनी जो है, ओरेवो कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत में फुटबॉल फॉर ऑल योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये फीफा के द्वारा। तो अभी आपको यहां बताया गया कि फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था और इसके प्रमुख कौन है? गियानी इन्फेंटिनियो है। और आपको याद रखना है इसके साथ शिक्षा मंत्रालय, कौन मित्रों? शिक्षा मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल संघ भी जुड़ा हुआ है। अब यहीं से आप याद रखें कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन है मित्रों? तो कल्याण चौबे है। कौन है दोस्तों? कल्याण चौबे हैं। और इन्हीं के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो महिला के रूप में मनीषा कल्याण चुनी गई हैं और पुरुष के रूप में सुनील छेत्री। कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो लूला डी सिल्वा जो हैं ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये 2023 जनवरी 2023 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अगर बात करें ब्राजील से तो आपको जरूर याद रखना है कि ब्राजील जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और वह सारे दक्षिण अमेरिका के अन्य सारे देशों से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन आपको याद रखना है दो देश ऐसे हैं जिनसे सीमा साझा नहीं करता, चिली और इक्वाडोर। कौन है दोस्तों? चिली और इक्वाडोर देश जो हैं ये दो देशों के साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता। साथ ही साथ याद रखना है सेंटोस बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो ब्राजील में स्थित है और इसे काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है रियो डी जेनेरियो जहां पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, वह कहां का शहर है? तो यह भी ब्राजील का शहर है। अमेजन नदी का संबंध कहां से है? ब्राजील से है। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन जंगलों को कहा जाता है जो कि ब्राजील में स्थित है। और अगर पूछा जाए
कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो अमेजन जंगल में पाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया, तो ये ग्वालियर में किया गया। ये कहां से संबंधित है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। यही याद कर लें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया जाना है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की तो भोपाल है, और अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है, और मंगू भाई जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच में पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया, और तो वो तीसरा देश कौन सा है, भारत, मोजाम्बिक और साथ ही साथ तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा जो है मित्रों, ये इसकी राजधानी है। और कौन सा युद्धाभ्यास था, तो नाम से आप याद रखें IMT त्रिलाट जो है, इस युद्धाभ्यास का नाम है। आई से यहां इंडिया है, एम से मोजाम्बिक है और टी से तंजानिया है। इन तीनों देशों ने पहली बार युद्धाभ्यास में भाग लिया है, तो आपको जरूर याद रखना है और ये महत्वपूर्ण भी है। अगर हम बात करें यहां पर विक्टोरिया झील की, तो आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील कहां से उद्गम है, तो तंजानिया से है। अगर बात करें कि तंजानिया या दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील से श्वेत नील, कौन दोस्तों, श्वेत नील नदी निकलती है। कौन नदी, श्वेत नील नदी निकलती है। और यह ब्लू नील नदी में दक्षिण सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती है, और वहीं से नील नदी के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में आप लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात अगर की जाए तो नील नदी है, और अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। अगला है हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, तो ISA संस्थान है, इसके द्वारा जारी किया गया विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा, तो यहां चीन का पहला स्थान रहा। आपको ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है चौथे स्थान पे भारत रहा। कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे भारत रहा, आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि और वानिकी पर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है, तो आसियान जो है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करती थी, वहां पर स्थित है। अब वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो नुनसंतारा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां आसियान में देशों की संख्या कितनी है, 10 देशों की संख्या है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, और साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या स्थापना कब मनाया गया, तो ये 1 नवंबर को। ये सारे राज्य जो 7 राज्य हैं अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। इसी क्रम में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश है, पंजाब है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। ये जो राज्य हैं, ये राज्य 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यह 1 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था। जबकि हरियाणा और पंजाब राज्य जो 2 राज्य हैं, इनका गठन मित्रों 1 नवंबर 1966 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला है हाल ही में मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह चर्चा में खूब रहा है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी अच्छी है, तो आपको जरूर याद रखना है ये राजस्थान से संबंधित है। आज से प्रश्न पूछ लिया जाए कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है,
तो मानगढ़ स्थल जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है, यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा लगभग 1500 व्यक्तियों का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था और इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बात हो रही थी जलियांवाला, तो आपको जरूर याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल। कौन सा दिन मित्रों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां से संबंधित है? पंजाब के अमृतसर। कहां? पंजाब के अमृतसर से संबंधित है। और इसके लिए कौन से कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर 1000 से अधिक लोगों का जो है वो निर्मम हत्या किया गया था। और ये दिन कौन सा था? तो बैसाखी का दिन था। आपसे यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेंच ओपन 750 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी। कौन है? चिराग शेट्टी हैं और सात्विक साईराज। इन्होंने युगल में फ्रेंच ओपन 750 का खिताब जीता है। यहां फ्रेंच ओपन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां डिजिट लिखा गया है 750, तो आप जरूर याद रखें कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन या जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं वो कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है, तो प्रारंभ होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। आपको याद रखना है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, ये स्पेन के हैं। अगर बात करें महिला में तो एशले बार्टी ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो पुनः पुरुष वर्ग एकल वर्ग में राफेल नडाल में, और ईगा स्विएटेक महिला वर्ग में जीता है जो कि पोलैंड से है। अगर बात करें विंबलडन 2022 की तो यहां पर पुरुष वर्ग एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और अगर महिला वर्ग की बात करें तो पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला के रूप में एरिना रिवाकिना ने जीता है। और लास्ट जो आपका टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम यूएस ओपन है, जिसको पहले सबसे कम उम्र के रूप में जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो कार्लोस अल्कराज हैं, जिनकी उम्र 19 वर्ष है। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी वर्तमान में कौन है? कार्लोस अल्कराज है। जबकि महिला एकल वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। अगर अगले प्रश्न में यही प्रश्न के आधार पर अगर पूछा जाए ये युगल में जीते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सिंगल में किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और ये किस देश से हैं, तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है, तो ये भारत का पहला है, आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब यहीं से भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें मित्रों, तो आपको कुछ गिने चुने प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना है। अगर बात कर लें कि आरबीआई का गठन किस अधिनियम के द्वारा, तो आपको याद रखना है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर अधिनियम 1935। 1 अप्रैल 1935 को गठन होता है। पहले गवर्नर जो है ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख, और उस दौरान मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आरबीआई से, आपको जरूर याद रखना है। और ये भारत की पहली डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, और इसे सीबीडीसी के नाम से जाना जाता है। और ये 2 प्रकार से लॉन्च किया गया है, एक होलसेल के रूप में, और दूसरा रिटेल के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्वेक पुल का उद्घाटन किया? यहां स्वेक पुल जो है ये लेह लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया। आपको उस दौरान भी बताया गया था ये कहां से संबंधित है, तो वर्तमान में जो लद्दाख के अक्साई चिन्ह है यहां से संबंधित है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से चीन और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट देखी गई है। तो और यहां से संबंधित बार बार ये जो है यहां से ये
ये सूचनाएं जो हैं ये चर्चा में बनी रहती हैं चीन और भारत के सीमा से संबंधित। तो आपको इसी से संबंधित है ये आपका सुएग पुल, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। यहां से आपको यह घाटी याद रखना है, गलवान घाटी, गलवान घाटी, जहां पर पिछले वर्ष में भारत के 14 जवान शहीद हुए थे और यहां पर सैनिकों की सुरक्षा या सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सुएग पुल का निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो आपको संस्था याद रखना है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है BRO। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, तो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश के द्वारा महिला और पुरुष क्रिकेटरों को टेस्ट मैच की फीस बराबर दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह भारत के द्वारा किया गया है। अब यही आपको याद रखना है BCCI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी हाल ही में सौरव गांगुली जी के स्थान पर चुने गए हैं। और इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? रोजर बिन्नी जी ने लिया था। अगर बात करें सचिव के रूप में वर्तमान में कौन है? तो सचिव के रूप में आपको याद रखना है जय शाह, जय शाह जो हैं ये BCCI के सचिव के रूप में है। अगर बात करें मुख्यालय कहां है, तो मुंबई में BCCI का मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। क्या है दोस्तों? ईटानगर है। ईटानगर की राजधानी, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। एक्वा पार्क से यहां समझना है कि मछली या मछली म्यूजियम जो है यह पहला भारत का होगा जो स्थापित किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पीसी कल्चर जो है, मछली पालन जो है वो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है दोस्तों ये मछली उत्पादन से जानी जाती है। अगर हम बात कर ले यहां अरुणाचल प्रदेश से, तो आपको जरूर याद रखना है बोमडिला दर्रा का संबंध कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, ये सब कहां से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रेमा खांडू जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सतलज नदी जो है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। बिंदु के रूप में पूछा जाए तो किविथु है। अगला है प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये पहली बार मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसी दिन तमिल साहित्य के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम सुब्रमण्यम है उनका जयंती होता है। इसी कारण भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है 11 दिसंबर को। अगर हम बात कर लें भाषाओं से संबंधित, तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य व्यवस्था में भाषा का वर्णन किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 17 में भाषाओं का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अनुच्छेद आपको याद रखना है राजभाषा के रूप में हिंदी, अनुच्छेद 343। कौन सा? 343। अनुसूची दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन सी अनुसूची भाषा के लिए है? तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा के लिए है। और आपको याद रखना है मूल अनुसूची में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अगर बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। कौन दो भाषाएं जो राज्य व्यवस्था में नहीं वर्णित हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं हैं जो कि राज्य व्यवस्था में वर्णित नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे सूचित किया गया? तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर आने वाला प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट डाउन करें। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो ये बुंदेलखंड में स्थित है। साथ ही साथ याद करें तो ये कौन सा यहां भारत का 53वां होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? तो उत्तर प्रदेश का 4था होगा। अब यही क्रम कौन कौन है? तो आपको याद रखना है पीलीभीत। कौन है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये बिजनौर में है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दुधवा
नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है। और चौथा जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, कई बार चर्चाओं में इसके बारे में चर्चा हुआ है, तो आप जरूर नोट डाउन अगर किए होंगे तो यहां पर आप संशोधन कर लेंगे कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यह भारत का 53वां टाइगर अधिसूचित होने से पहले 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से। अगर हम बात कर ले यहां कि भारत का 52वां कौन था, तो रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व था, जो कि राजस्थान राज्य के बूंदी जिले से संबंधित है। अगला है, हाल ही में भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी का निधन हो गया। इनको पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो 2007 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और आपको याद रखना है टेस्को जो आपका कंपनी है, ये कहां स्थापित की गई है टाटा के द्वारा, तो जमशेदपुर। कहां दोस्तों, जमशेदपुर कहां स्थित है, ये झारखंड। कहां दोस्तों, झारखंड में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा। कौन सी, स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कब स्थापित किया गया था, 1907 ईस्वी में। और साथ ही साथ किसके द्वारा, तो सोवियत संघ के सहयोग से टिस्को संयंत्र स्थापित किया गया था टाटा के द्वारा। आपको याद रखना है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, स्टील मैन के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें भारत के पुरस्कारों के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों ये भारत रत्न है। दूसरा कौन सा है, भारत पद्म विभूषण है। कौन है, पद्म विभूषण है। और अगर तीसरे की बात करें तो पद्म भूषण। कौन सा है, पद्म भूषण जो है ये तीसरा है। और चौथे की बात करें तो पद्मश्री सम्मान जो है भारत के पद्म सम्मानों में या सम्मानों में चौथा है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया, तो ये रायपुर में आयोजित किया गया। और रायपुर की राजधानी क्या है, तो रायपुर किसकी राजधानी है, तो छत्तीसगढ़। कौन दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। आपको याद रखना है भारत में कौन से राज्य की राजधानी है जो कि कर्क रेखा के बहुत समीप है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है ये कर्क रेखा के बहुत समीप है। अगर हम बात करें आयुष्मान योजना का प्रारंभ कहां से किया गया था, तो रायपुर से स्टार्ट किया गया था। आपको याद रखना है 23 सितंबर को। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं। और भूपेश बघेल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। साथ ही साथ इसी क्रम में झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का भी गठन किया गया था सन 2000 में। और हाल ही में नवीनतम में आपको याद रखना है 2 जून 2014 को नए नवीनतम राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य का गठन किया गया। यह भी आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 1 नवंबर से 5 नवंबर। और ये किस मंत्रालय की पहल है, तो जल संसाधन मंत्रालय की पहल है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं ये जल शक्ति मंत्री हैं। अगर हम बात करें एसडीजी इंडेक्स में स्वच्छ जल की बात कहां कही गई है, तो इंडेक्स नंबर 6 में कहा गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किस राज्य को, तो उत्तर प्रदेश को क्रमशः पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिल फ्रेस्ट को दिया गया है जो कि यूएसए के हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व जल दिवस जो है ये प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। अगला है हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। इनका संबंध किस विधा से था, तो ये सामाजिक कार्यकर्ती थी। इनके द्वारा सेवा सदन का गठन किया गया था। और आपको याद रखना है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1997 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है
आपको याद रखना है इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इंदिरा गांधी शांति सम्मान 2011 में सम्मानित किया गया था और 1986 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित थी, आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में भारत की कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप का आयोजन करने वाला पहला है? तो आपको ध्यान देना है केरल राज्य में ट्रैक एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। यहीं से आपको याद रखना है मोपला विद्रोह का संबंध कहां से है? तो केरल राज्य से है। और यह कब प्रारंभ किया गया था? 1921 में, और मुसलमानों द्वारा। कौन से? मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो केरल के तट को मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड एम कैनेडी हैं, जो कि यूएसए से हैं। कहां से हैं? यूएसए से हैं। इन्हीं के द्वारा सम्मानित किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। यहां से आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन है, जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार के रूप में किसे दिया गया है हाल ही में, तो आपको याद रखना है शाहेन करुण तिलका जो हैं, ये बांग्लादेश से संबंधित है। 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये शारजाह में किया जाएगा। ये यूएई का शहर है और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी जो है यहां की राजधानी है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया गया था? तो T20 एशिया कप पुरुष वर्ग का इसका यूएई में किया गया था। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा? तो श्रीलंका जो है विजेता टीम के रूप में रहा है। अगला है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोनी का मतलब यहां सूर्य से लिया गया है और पोलो का यहां चंद्रमा से लिया गया है। और ये कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कौन है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है, आपको ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी प्रारंभ किया गया? तो ये स्पेस एक्स है। इसी के द्वारा यूएसए के द्वारा स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन हैवी का प्रयोग किया गया है। और यह जो है अंतरिक्ष में अपनी सुरक्षा को व्यवस्थित बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य से किया गया है। अभी आपको बात बताई गई है कि ये किस स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी का नाम क्या है? तो स्पेस एक्स कंपनी जो है एलन मस्क की है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। क्या है? नासा है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा है आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो आर्टेमिस का संबंध जो है ये नासा से है और ये चंद्र मिशन है। कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन है। और आपको याद रखना है निसार उपग्रह का सफल परीक्षण किन दो देशों के सहयोग से किया जाना है? तो इसरो के द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के द्वारा इसका किया जाना है, आपको याद रखना है। अगला आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये पहला है पुरस्कार के रूप में, तो आपको जरूर याद रखना है। यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहां से संबंधित है? ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। आपको यहीं से याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक प्रशासन। कौन सा? लोक प्रशासन में दिया जाता है। और ये पहला है। और किसे दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे, साथ ही साथ डीन के रूप में भी यहां की सेवा इन्होंने दी है। अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जिसका नाम योटा D1 है। इसका उद्घाटन कहां से किया गया? तो ग्रेटर नोएडा से किया गया, या आप ऐसा कहें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। यह भारत का पहला है, इसी कारण आपको चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा जोजिला दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को जोजिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1948 को जोजिला, साथ ही साथ दारस और कारगिल स्थलों पर भारतीय सैनिकों के द्वारा कब्जा किया गया था और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ा गया था। इसी के उपलक्ष्य में जोजिला दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। जोजिला पहले जो है जम्मू कश्मीर में जाना जाता था, यह हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में यह लद्दाख राज्य का हिस्सा है। अगला हम प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा कोलिंग्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो परमा क्राइसिस, मतलब उतार चढ़ाव भरा समय जो है, इसका अर्थ होता है इसे कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है वैक्स शब्द को चुना गया है। वैक्स का अर्थ होता है काऊ। और अगर चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में बात करें तो एंजाइटी जो है ये चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव का चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा किया गया है। तो गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो गुजरात में विधानसभा की टोटल 182 सीटें हैं। अगर हम बात कर ले कितने चरणों में होगा, तो 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगा। पहला आपका अगर बात करें तो 1 दिसंबर को होगा, दूसरा 5 दिसंबर को होगा। अगर हम बात कर ले यहां 8 दिसंबर को इसके नतीजे जो हैं या मतगणना जो है 8 दिसंबर को होनी है। अगला प्रश्न के रूप में अगर देखें कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को गठन किया गया था। और आपके पहले चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, और महिला के रूप में रमा देवी थी। अब वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हैं। अगला है हाल ही में किस संस्थान के द्वारा इंटरसेप्टर AD1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया। DRDO का गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और नई दिल्ली इसकी जो है मुख्यालय है। और आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर समीर कामत जी जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पर। अगला है आपका हाल ही में किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 प्रारंभ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। पहला कब प्रारंभ किया गया था? 2007 में। कब? 2007 में। और ये बालिकाओं की शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है और मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में देखें तो कन्या सुमंगला योजना चलाई जाती है, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है। अगला है हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पूछा जाता है कि CVC या सतर्कता आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और 2003 में इसे अधिनियम 2003 के द्वारा इसे वैधानिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया। अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये मेघालय है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। जबकि अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू हैं। और BD मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। अगर हम बात करें यहाँ गारो खासी जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो चेरापूंजी जिले के मासेनराम में होती है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है।
चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग में मनाया जाता है। अगला आपका है, और यह नागरिक जुड़ाव और संचार का उद्देश्य क्या है? तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करना या जनता से सीधे संपर्क करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 राज्य हैं। अब यहां राज्यों को याद रखना है, कौन कौन है? तो पहला याद रखें पंजाब है, दूसरा कौन है? दूसरा आपका कौन है? तो दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा कौन सा है? गुजरात है, चौथा आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है, और अगला कौन सा है आपका? राजस्थान है। साथ ही साथ आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश है, और केरल। ये राज्य जो है 7 राज्य, पंजाब आपका पहला हो गया, चंडीगढ़ दूसरा हो गया, गुजरात तीसरा, महाराष्ट्र चौथा, राजस्थान 5वां, आंध्र प्रदेश 6ठा और केरल 7वां। और इसका स्कोर कितना है? तो आपको याद रखना है 901 से 950 तक। अगर बात करें ये श्रेणी कौन सी है? द्वितीय श्रेणी है, और 950 से 1000 अंक प्राप्त करने वाले भारत के कोई राज्य नहीं है। और आपको याद रखना है इस सूची में पहला स्थान किसको दिया जाने की घोषणा की गई है? जिन राज्यों का अंक 950 से 1000 के बीच में है। अगला आपका प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है मित्रों यहां की राजधानी है। और यहां पर आपको याद रखना है पांडुलिपि 10,000 से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित रखने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां गुजरात से, तो आपको याद रखना है C295 MW विमान जो कि स्वदेशी होगा। इसके निर्माण की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। अगर बात करें भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है? तो मोटेरा गांव है जो कि गुजरात से संबंधित है। अगर बात करें अटल टनल का स्थापना कहां किया गया है? तो गुजरात राज्य में साबरमती नदी पर। अगला सेशन का लास्ट है, हाल ही में 2 भारतीय महिलाओं को पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेक्टर में आईजी बनाया गया है। कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है सीमा ढूंढिया है और एनी अब्राहम है। सीमा ढूंढिया को बिहार रेंज में आईजी बनाया गया है, और एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स में आईजी रैंक के पर तैनात किया गया है। अगर बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो पहले ये क्राउन के नाम से जाना जाता था 1939 ईस्वी में, लेकिन अधिनियम 1949 के दौरान इसे परिवर्तित करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है, जिसे सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स जो के नाम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो सुजाय लाल थायोसन जो है वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में है। आपको याद रखना है ये महत्वपूर्ण आपके 10 क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। इन्हीं क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।